हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएस कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ठीक है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी टेबल्स ली हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है आईएस कोड के, मतलब जो डिज़ाइन प्रोविजंस होते हैं बीम कॉलम के वो इसमें नहीं है। तो जनरल प्रोविजंस होते हैं उसकी जो कुछ टेबल्स दी हुई है आईएस कोड में वो इसमें मैंने लिया हूँ, जो IS 456-2000 की टेबल्स है। ठीक है। तो आप SSC जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट एज पर ग्रेड। ये क्या है? जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, जो कंक्रीट का ग्रेड होता है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो तीन ग्रुप होते हैं मेनली। पहला है ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट और तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसमें क्या क्या आता है? जो M10, M15 और M20 है, ये तीन ग्रेड को रखा गया है ऑर्डिनरी कंक्रीट में। ठीक है। उसके बाद M25 से लेके M55 ये आएगा आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट में। ठीक है। और जो M60 से लेके M80 है, ये है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, वो आपको कोई भी एक ग्रेड दे देगा और बोलेगा ये कौन से ग्रुप में है। ये आपको ऑप्शन दे देगा, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इस टेबल को याद रखो। ये जो कैसे ग्रुपिंग किया गया है कॉन्क्रीट को, उसको याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो M60 से ऊपर के जो भी ग्रेड है, उसके जो डिज़ाइन पैरामीटर है, उसमें IS 456 के जो डिज़ाइन पैरामीटर है वो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है। M60 से अबव ग्रेड के लिए। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला। अगला है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ठीक है, मान लेते कोई एक स्ट्रक्चर है, आपको उसको डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको काफी सारा डेटा चाहिए। मतलब क्या उसकी डायमेंशन है, उसमें क्या लोडिंग्स आने वाली है। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटा होता है कि वो आपका स्ट्रक्चर किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में है। मतलब अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अलग अलग डिफाइन करके रखा गया है कोड में। जब आपको डिजाइन करना होगा तो आप पहले देखोगे कि वो किस कंडीशन में है, उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन करते हो। ठीक है। तो टोटल 5 एक्सपोजर कंडीशन हमारे कोड में दी गई है। एक है माइल्ड, फिर है मॉडरेट, फिर सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है। इनमें अलग अलग कंडीशन दी गई है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे कि माइल्ड में है, मॉडरेट में है या सीवियर में है। ठीक है। तो जो इनमें कंडीशन दी गई है उनको मैंने कुछ क्लासीफाई करके कोई एक सिंपल फॉर्म में एक टेबल बनाया। उस टेबल से इसको सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है। देखो ये टेबल है। ये एक्सपोजर कंडीशन लिया है मैंने, माइल्ड, 5 एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ठीक है। ये 5 कंडीशन है। देखो, पहला पैरामीटर है रेन एंड कंडेंसेशन। इसके हिसाब से कब कब आपको माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा और सीवियर होगा, देखते हैं। तो जब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर आपको बोलेगा, मतलब कोई भी रेन के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं है, तब वो होगा माइल्ड, माइल्ड के अंदर। ठीक है। उसके बाद है जब शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब रेन में एक्सपोज तो है लेकिन सीवियर रेन में एक्सपोज नहीं है, सीवियर रेन में शेल्टर्ड है। ठीक है। तब हम बोलेंगे कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में है। या एक्सपोज टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में एक्सपोज हो, और रेन में एक्सपोज होगा लेकिन सीवियर रेन में एक्सपोज नहीं होगा, तब वो कहलाएगा मॉडरेट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीवियर। सीवियर कब होगा? जब सीवियर रेन में एक्सपोज होगा, या अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, मतलब कभी वेट कंडीशन होगी कंक्रीट पे, कभी ड्राई कंडीशन होगी, तब बोलोगे आप सीवियर को। सीवियर में सीवियर करना एक्सपोजर में है। जब एक्सपोज होगा सीवियर रेन में, तब भी बोलोगे आप सीवियर में है। उसके अलावा सीवियर कंडेंसेशन में होगा, तब भी बोलोगे सीवियर कंडीशन में। ठीक है। तो ये कंडेंसेशन और रेन का था। वेरी सीवियर के लिए कोई इसका इसके बारे में नहीं लिखा है, और एक्सट्रीम का अलग कंडीशन होती है। ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग कंडीशन। उसमें क्या है? माइल्ड के लिए कोई फ्रीजिंग कंडीशन नहीं दी है, मतलब कोई फ्रीजिंग में नहीं रहेगा वो। उसके बाद है मॉडरेट। मॉडरेट में शेल्टर्ड फ्रॉम फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग कंडीशन से शेल्टर्ड होगा, तब मॉडरेट में रखेंगे उसको। उसके बाद अगर ओकेशनल फ्रीजिंग अगर हो रही है, तो वो आएगा सीवियर में। ठीक है। और अगर सीवियर फ्रीजिंग अगर हो रही है, तो वो आएगा वेरी सीवियर में। ठीक है। ये आपकी सीवियर कंडीशन के हिसाब से कब कब कहाँ कहाँ रखना है, ये हो गया। उसके बाद है कोस्टल कंडीशन, मतलब जो कोस्टल एरिया जो होते हैं उसके हिसाब से। अगर वो कोस्टल एरिया में नहीं है, तो माइल्ड में आएगा। सेल्टेड फ्रॉम सेचुरेटेड साल्ट एयर, जो सेचुरेटेड साल्ट एयर है उससे सेल्टेड होगा, तो वो आएगा मॉडरेट कंडीशन में। ठीक है।
उसके बाद है सीवियर कंडीशन में कब आएगा, जब एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, जब कोस्टल इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा तो उसको बोलेंगे सीवियर कंडीशन में, ठीक है। वेरी सीवियर के लिए दिया नहीं है और एक्सट्रीम की अलग कंडीशन है। उसके अलावा अंडर वाटर कंडीशन, आपका कॉन्क्रीट अंडर वाटर है तब उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो माइल्ड में, माइल्ड के लिए कोई अंडर वाटर कंडीशन नहीं है। उसके बाद मॉडरेट, जब कंटिन्यूसली अंडर वाटर है, मतलब पानी में इमर्स है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, तब हो जाएगा मॉडरेट। उसके बाद कंप्लीटली इमर्स्ड अंडर सी वाटर, अगर सी वाटर में कंप्लीटली इमर्स्ड है तो उसको बोलेंगे सीवियर कंडीशन। उसके बाद है एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, मतलब जो सी वाटर की स्प्रे है वो अगर आपके कंक्रीट में आ रही है, जो जहाँ पे आपका आपका स्ट्रक्चर बना है, तो वो वेरी सीवियर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंडरग्राउंड कंडीशन कौन कौन सी है। माइल्ड के लिए कोई अंडरग्राउंड कंडीशन नहीं है। मॉडरेट के लिए देखो, जब बरीड अंडर नॉन नॉन एग्रेसिव सॉइल, मतलब वो ऐसी जगह पे कंक्रीट अंडरग्राउंड है जहाँ पे नॉन एग्रेसिव सॉइल है, ठीक है, तो वो आएगा मॉडरेट कंडीशन के अंदर, ठीक है। सीवियर के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। उसके बाद में वेरी सीवियर, जब बरीड अंडर एग्रेसिव सब सॉइल, जब एग्रेसिव सब सॉइल के अंदर में बरी होगा तब होगा वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है। और एक्सट्रीम कंडीशन में दो मेन कंडीशन आती है, एक है जब आपका कंक्रीट टाइडल जोन में हो, और दूसरी बात जब आपका कंक्रीट कांटेक्ट में हो एग्रेसिव केमिकल के। ये दो कंडीशन जब भी होगी तो आप उसको बोलोगे सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कब किस कंडीशन के हिसाब से क्या एक्सपोजर कंडीशन होगी कंक्रीट। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस मैंने इसको सिंपल फॉर्म में उस टेबल में लिख कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखो अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशन होती है, ठीक है। उस एक्सपोजर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा और है हमारे पास, वो टेबल 5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से तीन चीजें इसमें दी हुई है। पहला, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है, ये दिया है दूसरा। और तीसरा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मतलब आपको किस एक्सपोजर कंडीशन में कितना मिनिमम सीमेंट यूज करना है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो क्या यूज करना है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है, ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो इस टेबल में दिया हुआ है। देखो जो 5 एक्सपोजर कंडीशन थी वो यहाँ पे दी हुई है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये क्या होती है आपको पता चल गया है, ठीक है। तो दो प्रकार के कंक्रीट दिया है, एक दिया प्लेन कंक्रीट मतलब पीसीसी, दूसरा दिया रेनफोर्स कंक्रीट मतलब आरसीसी। दोनों के लिए यहाँ पे इसके यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट पीसीसी में, ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट माइल्ड कंडीशन में जब आपको पीसीसी डालना होगा तो आप कम से कम 220 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप सीमेंट कंटेंट डालोगे, ठीक है। मॉडरेट के लिए 240, सीवियर के लिए 250, वेरी सीवियर के लिए 260, एक्सट्रीम के लिए 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप सीमेंट कंटेंट हो गया आपका मिनिमम, इतना सीमेंट आपको मिनिमम रखना ही है इन एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, इसके लिए पीसीसी के लिए। वहीं अगर आरसीसी अगर अपन देखें तो पीसीसी में माइल्ड के लिए था 220, आरसीसी में दिया है 300, ठीक है। मॉडरेट के लिए भी 300 है, सीवियर के लिए 320 है, वेरी सीवियर के लिए 340 और एक्सट्रीम के लिए 360, ठीक है। ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशन। वैसे ही क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ है, माइल्ड के लिए 0.6, मॉडरेट के लिए 0.6, 0.5 सीवियर के लिए, वेरी सीवियर के लिए 0.45 और एक्सट्रीम के लिए 0.4, ठीक है। वैसे आरसीसी के लिए यहाँ दिया हुआ है उसी हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। माइल्ड के लिए कोई ग्रेड नहीं दिया है, आप कोई भी आप ग्रेड यूज कर सकते हो। मॉडरेट के लिए कम से कम आपको M15 यूज करना ही है पीसीसी में, ठीक है। उसके बाद सीवियर में M20 कम से कम आपको यूज करना है, वेरी सीवियर में भी M20 है और एक्सट्रीम में M25, ठीक है। उसके अलावा देखें अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी के लिए, तो जो माइल्ड कंडीशन है, ठीक है, ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, तो M20 आपको कम से कम यूज करना ही है। देखो जो क्वेश्चन आता है कि आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, तो वो यही यही उसकी वैल्यू होती है M20, ठीक है। इसी टेबल से मिलता है हमको, कम से कम M20 यूज करना ही है। उसके बाद मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 और एक्सट्रीम के लिए M40, ठीक है। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको आप याद रखो इस टेबल को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। देखो इस डेटा की एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है जब आप एग्रीगेट 20 mm का यूज करोगे, ठीक है। जो उसका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है आप
20 यूज़ करोगे। जब 20 यूज़ करोगे आप एग्रीगेट, तो आप इस डेटा को फॉलो करोगे, ठीक है। अब अगर 20 से ज़्यादा यूज़ करोगे, उस मान लो आपने 40 यूज़ किया, कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे कोड में दिए गए हैं, वो आपको करना पड़ेगा। आप अगर 20 की जगह पे 10 यूज़ करोगे, तो कुछ कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट है, वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट है किसके लिए है? मिनिमम सीमेंट कंटेंट के लिए, ठीक है। जब आप 20 यूज़ कर रहे हो, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो डेटा पूरा है ये 20 के लिए ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब भी आप 10 आप कॉन्क्रीट ये एग्रीगेट यूज करोगे, तो आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट में +40 करना है। इसका मतलब, जैसे आप माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में आप पीसीसी आपको डालना है, ठीक है, और आप 10 mm एग्रीगेट का आप यूज कर रहे हो, तो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा? ये कोड में दिया है 20 के लिए 220 प्लस आपको 40 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260। ऐसा आपको करना है जब आप 10 के लिए यूज करोगे। और अगर आप 40 को एग्रीगेट यूज कर रहे हो, तो आपको -30 करना है। जो भी ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट है उसमें से 30 को माइनस करना है, ठीक है, 40 के लिए। तो ये डेटा इसके करस्पॉन्डिंग है, इसको भी ध्यान रखो, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर कंक्रीट। ये क्या है? जो आप वाटर यूज करोगे कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, उसके कुछ पैरामीटर हैं, वो भी इस कोड में दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। देखो, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे वाटर के अंदर, उनकी क्या लिमिट्स होना चाहिए, एक्चुअली वो है ये। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होगा हमारे वाटर के अंदर, वो कितना होना चाहिए? वो मैक्सिमम होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा अगर ऑर्गेनिक मैटर आएगा कंक्रीट के अंदर, तो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो कंक्रीट के अंदर बाद में वॉइड्स हमारे बन जाएंगे और कंक्रीट हमारा कमजोर हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही सल्फेट है, सल्फेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सल्फेट अटैक के चांसेस हो जाएंगे। वो होना चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद है क्लोराइड। क्लोराइड का मैक्सिमम लिमिट है आपकी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये किसके लिए? जब आपके कंक्रीट में कोई भी स्टील ना हो। और जब आप आरसीसी में यूज करोगे, तो वो है 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और सस्पेंडेड मैटर की लिमिट है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेस्ट है इनके, इन सैंपल्स के, ये IS 3025 में, इसको ध्यान रखो, IS 3025, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब देखते हैं अगला, देखो, क्रीप कोफिशिएंट फॉर लोडिंग एज। क्रीप क्या होता है? देखो, कोई आपका एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये, ठीक है, ये मान लेते हैं कॉलम है और ये बीम है। इस बीम पे एक लोड लगा हुआ है, तो जो लोड आएगा उससे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा इसमें इंस्टेंट, ठीक है। तो जो इंस्टेंट उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, वो तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये लोड ऐसी लगा है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक लगने के कारण भी आपको कुछ डिफ्लेक्शन वो कंक्रीट में देगा। तो जो सस्टेन लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन आपको कंक्रीट में आता है, उसी को बोलते हो आप क्रीप, ठीक है। इसका कोफिशिएंट होता है एज के हिसाब से। तो 7 डेज, ये क्या है? एज एट लोडिंग, मतलब जब आप कंक्रीट में लोडिंग दे रहे हो तो कंक्रीट की एज क्या है? अगर 7 डेज की एज है, तो 2.2 क्रीप कोफिशिएंट हो जाएगा। 28 डेज के लिए 1.6 होगा, और 1 ईयर के लिए 1.1 होगा, ठीक है। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, क्रीप कोफिशिएंट आपका कम होते जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखें आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। उसके बाद अगला है एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये आपका काम आता है जब आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हो। क्या निकालते हो? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर मैं एफ एम मान लूँ, मीन स्ट्रेंथ को, टारगेट मीन स्ट्रेंथ को, तो ये होता है एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो सिग्मा है, यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है? जब आप कोई अगर कंक्रीट आपको डिजाइन करना है किसी ग्रेड का, ठीक है, आप अगर M30 को आपको अगर यूज करना है, ठीक है, तो आप किस किस ग्रेड को टारगेट में रख के आप उसको डिजाइन करोगे, तो वो होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको यूज कर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये यहाँ पे दिया है ग्रेड के हिसाब से अलग आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। M10 और M15 के लिए 3.5 है, M20 M25 के लिए 4 है, और M30 से लेकर M50 तक के लिए 5 है, ठीक है। मान लो अगर अपन बोलते हैं कि M15 की आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, जो आपका FC का दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 15, ठीक है, और बोल रहा है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको उसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे? एफसीके की वैल्यू आपकी हो गई 15, ठीक है। ये के क्या है? ये के ये के की अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू है। 5% के लिए है 1.65। 5% मतलब जब आपका कंक्रीट के जो सैंपल है 5% से ज़्यादा फेल ना हो, उसके लिए 1.65। तो नॉर्मली 5% के लिए हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा, एफ सी के की वैल्यू हो गई 15 प्लस के की वैल्यू होगी 1.65, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू मिलेगी आपको इस टेबल से, ठीक है। तो M15 के लिए कितनी है सिग्मा की वैल्यू? M15 के लिए है 3.5, तो यहाँ पे आप 3.5 ले लोगे, ठीक है। अब इसको निकाल लो आप, कितना हो जाएगा ये? 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 15, तो हो जाएगा 20.775। ये आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 20.775, सॉरी 775। मतलब आप इस स्ट्रेंथ को टारगेट पर रख के आप डिजाइन करोगे, तो जो आपको कंक्रीट मिलेगा वो ये एफ सी के 15 M15 के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आप कंक्रीट का सैंपल आप कलेक्ट करोगे, तो आपको कितना कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको लेने हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आपका वॉल्यूम है टोटल आपके वर्क का, मतलब कितने एम क्यूब के लिए आपको टोटल काम करना है, उस पर डिपेंड करता है। देखो इसको देखते हैं क्या है ये। देखो जब आपका जो वर्क है 1 से 5 एम क्यूब के लिए, तो आप एक सैंपल आपके लिए सफिशियंट है। जब आपका वर्क 6 से 15 एम क्यूब के लिए है, तो दो दो आपको सैंपल लेने हैं। जब आपका वर्क 16 से 30 एम क्यूब के लिए है, तो आपको 3 लेने हैं। जब 31 से लेके 50 एम क्यूब के लिए, तो आपको 4 लेने हैं। और जब आपका वर्क कंक्रीट का वर्क 51 एम क्यूब के उससे ज़्यादा है, तो आपको 4 तो लेने ही है, प्लस एवरी 50 एम क्यूब के लिए एक सैंपल आपको लेना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 के लिए बोलूंगा 4 हो जाएगा, प्लस 50 इसमें एक्स्ट्रा है, 50 के लिए 1, तो ऐसा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। इससे क्वेश्चन कैसा आता है, आपको दे देगा कि आपका टोटल वर्क है 40 एम क्यूब का, ठीक है, और आपको बताने पड़ेंगे कितने सैंपल आपको लेने हैं, ठीक है। 40 एम क्यूब कौन सी रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 4। तो 40 एम क्यूब वर्क के लिए आपको 4 सैंपल आपको लेने हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला है मिनिमम पीरियड ऑफ फॉर्म वर्क। तब जो आपका जो आप शटरिंग लगाते हो, जो आप फॉर्म वर्क लगाते हो, आपको कितने मिनिमम पीरियड के लिए लगाना है, वो आपको इस टेबल से मिलता है, ठीक है। पहला दिया हुआ है वर्टिकल फॉर्म वर्क फॉर कॉलम वॉल एंड बीम। मतलब जब आप बीम को कास्ट करते हो तो कैसे शटरिंग लगाते हो? आप वर्टिकल लगाओगे, एक हॉरिजॉन्टल लगाओगे, एक और वर्टिकल लगाओगे। मतलब ये वाला वर्टिकल फेस हो गया, ये वर्टिकल फेस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फेस हो गया। तो जो आपका वर्टिकल फेस है, ठीक है, वो आप कास्टिंग के 16 से 24 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो, बीम हो या कॉलम हो या कोई वॉल हो उसके लिए, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब, ठीक है। जो आपका स्लैब रहेगा, तो जो आपके सॉफिट के जो फॉर्म वर्क है, वो आप उसको 3 दिन में निकाल सकते हो, ठीक है। और कंडीशन है कि जो प्रॉप्स होंगे वो फिक्स्ड आपको इमिडिएटली करना पड़ेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है। उसके बाद में सॉफिट फॉर्म वर्क फॉर बीम, ये स्लैब के लिए था। बीम के सॉफिट के लिए जो आपका फॉर्म वर्क है वो आप 7 दिन में निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रॉप्स, जो आप प्रॉप्स लगाते हो, ठीक है, जो ऐसे लगे होते हैं। जो आपको प्रॉप्स लगाना है वो स्लैब के लिए, अगर आपका जो स्पान है 4.5 मीटर तक है, तो आप 7 दिन में निकालोगे। और आपका 4.5 मीटर के स्पान से ज़्यादा है, तो आप 14 दिन में निकालोगे। उसके अलावा बीम के लिए देखते हैं। अगर आपका जो जो प्रॉप्स है, जो स्पान है बीम का 6 मीटर है, उसके लिए 14 दिन में निकाल सकते हो आप। और आपका स्पान 6 मीटर से ज़्यादा है, तो 21 दिन में निकालोगे आप, ठीक है। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस डेटा को याद रखें आपको आप, ठीक है, कब आपको कितने दिन में निकालना है। कोई भी कंडीशन आपको दे देगा, साथ में आपको ऑप्शन दे देगा 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं अगला वाला, टॉलरेंस फॉर प्लेसिंग रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई आपका मेंबर है, ठीक है, आपको उसमें रेनफोर्समेंट प्लेस करना है, तो जो उसकी स्पेसिंग्स है, वो आप कितने एमएम तक आप उसका टॉलरेंस ले सकते हो, ठीक है। कितने एमएम तक का आपका उसका एरर आ सकता है, दैट इज टॉलरेंस फॉर प्लेसिंग रेनफोर्समेंट।
ठीक है। यहाँ दिया है, पहला वाला दिया है फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस। जब आपके मेंबर की जो डेप्थ है 200 mm या उससे कम है, तो उसकी जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो 10 mm प्लस माइनस 10 mm होगी। ठीक है। और वही अगर डेप्थ आपकी मेंबर की 200 mm से ज़्यादा है, तो टॉलरेंस लिमिट होगी प्लस माइनस 15 mm होगी। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखो। ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे, जनरल प्रोविजन थे आईएस कोड के। ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। आगे जो वीडियो आएंगे इसमें बीम कॉलम, इसकी अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।